हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और अगर नहीं भी कर रहे हो ना, तो स्टार्ट अभी से कर दो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट इज़ द बेस्ट टाइम। अभी से स्टार्ट करोगे, कुछ दिन के बाद लाइफ नॉर्मल पे आ जाएगा और कुछ दिन के बाद आप बेस्ट बन जाओगे। तो आज ये लेक्चर 2 है थ्योरी ऑफ नंबर का। हम लोग 2 थ्योरम किए थे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है ना, वो कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ नंबर्स। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, बट उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरम को देख लें जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आगे को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और बहुत सिंपल भी है। आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में कि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और सबसे आसान चैप्टर में से है। जो यूनिट है ना, वो सबसे आसान है। तो थ्योरम नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विथ एन ऑड नंबर इज इवन नंबर। बोल रहा है कि प्रोडक्ट करेंगे एक इवन नंबर का ऑड नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये थ्योरम दे दिया है, और थ्योरम मतलब बताए थे कि कोई वो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन आता है, कुछ बातों को बोलता है और उसको प्रूव करना रहता है। तो थ्योरम तो दे दिया, अब इसको हमको प्रूव करना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो बोला है वो सही भी बोला है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि रफ में चेक करते हैं। आप लोग भी चेक कर सकते हो। क्या बोला कि एक इवन लेना है, एक ऑड लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। 3 ले लिए ऑड, 2 ले लिए इवन, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है 6। जो क्या है, एक ऑड को इवन के साथ मल्टीप्लाई किए तो इवन आया। ऐसा एक के साथ नहीं करना है, बहुत सारा नंबर लेना है। जैसे ले लेना है 4 इवन नंबर, और यहाँ पे ले लेना है 7, जो हो जाएगा 28। तो ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, इवन नंबर। तो ये थ्योरम सही बोल रहा है, तो हम लोग वो इसी को प्रूव करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या इसका प्रूफ है। तो इसका सॉल्यूशन में जाएंगे। आई होप आप लोग सभी नोट कॉपी रखे होंगे और साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। वीडियो को पॉज करके या साथ में लिखते चलेंगे, ये बेटर होगा आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो बोला है ना क्वेश्चन में उसी को तो लिखते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जितना सिंपल रहोगे उतना आसानी से होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट एक इवन लेने के लिए बोला है, एक ऑड लेने के लिए बोला है। और जो इससे पहले 2 थ्योरम बताए थे ना, वो बहुत सिंपल था और उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसी पे फाउंडेशन टिका हुआ है, वो बेस था। अब बिल्डिंग तैयार होगा। तो हम लोग क्या बोले कि ए इज इवन नंबर। ए इवन नंबर ले लिए, क्वेश्चन में भी तो बोला है कि इवन नंबर और एक ऑड नंबर। अगर ए इवन नंबर है तो दैट इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज या फिर देन। ए को हम लोग लिख सकते हैं, इवन नंबर क्या होता है, 2 का मल्टीपल, इसीलिए इसको लिख सकते हैं 2k1। और जहाँ पे k1 क्या होता है, सिंपल सा कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। और साथ में हम लोग लिखे ऑल्सो बी, कोई नंबर लिए जो हम लोगों का है ऑड नंबर। और ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, ये थ्योरम 2 में बताया गया था कि बी अगर ऑड नंबर है तो इसको सिंपल सा लिखते हैं 2k2 + 1। इवन नंबर को कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मेट में। और ये थ्योरम 1 में बताया गया था, बहुत सिंपल है। यदि आपने नहीं देखा है उसको तो जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे k2 कहाँ बिलोंग करेगा, सिंपल सा बिलोंग करेगा इंटीजर में। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं, हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इक्वेशन और 2 और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रॉम 1 और डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 वी गेट, हम लोगों को मिलेगा। ये लैंग्वेज नहीं लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 1 और 2 दोनों को क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो दोनों को क्वेश्चन में भी बोला था कि दोनों को डॉट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे।
या फिर क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है 2k1, बी का वैल्यू क्या है 2k2 प्लस 1। यही ना बोला क्वेश्चन में कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर दिखाना है। तो अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ से हो जाएगा 2k1 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2k2, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2k1, ये हो गया। अब जब हम इसको लिखेंगे 2 कितना हो जाएगा 4k1 इंटू k2, सिर्फ इसको अरेंज किया गया है, प्लस 2k1, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और 2, 4 को 2 लिख सकते हैं, 4k1 k2 लिख दिए, सिंपल सा है, प्लस 2k1 हो गया। अब क्या करेंगे ना कि देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है 2, तो यहाँ से हम भी 2 लेते हैं, यहाँ से भी 2 लेते हैं, तो 2 कॉमन लिए तो जो बच जाएगा इसके पास 2k1 और 2k2 और प्लस k1, ये बच गया। तो कॉमन लेने के बाद ये आया, और ये किसका वैल्यू है ए डॉट बी का, ए डॉट बी का, ए डॉट बी का। अब क्या किए ना कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग के मान लिए, क्या मान लिए के, तो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर कि 2k1 k2 प्लस k1 इज इक्वल टू के बराबर मान लिए इस वाले पूरे को। और ये के कहाँ बिलोंग करेगा, सिंपल सा इंटीजर में बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा, सिंपल सा आप लोग देखिए इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो हम लोग इसको फिर लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू 2k, क्योंकि देखिए ये k1 है इंटीजर, k2 भी है इंटीजर, ऊपर माने हैं k2 इंटीजर k1 इंटीजर। तो जब हम k1 को k2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इंटीजर आएगा, प्लस 2 करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और उसको k1 के साथ जोड़ देंगे तो भी तो इंटीजर आएगा ना। तो इसीलिए ये पूरा को जब हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इंटीजर आ गया। इसीलिए हम लोग क्या माने कि 2k1 k2 प्लस k1 को इंटीजर मान लिए और a डॉट बी इज इक्वल टू 2k मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 2k के फॉर्मेट में रहता है, कौन सा नंबर a डॉट बी, तो वो क्या होता है इवन नंबर होता है। पहला क्लास में बताए थे, पहला थ्योरम में, पहला क्लास का पहला थ्योरम में बहुत सिंपल बताए थे, बहुत इजी था। क्या, विच इज एन इवन नंबर, तो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इवन नंबर बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया थ्योरम 3। अब हम लोग थ्योरम 4 के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का क्या है थ्योरम नंबर 4, और ये रिलेटेड है 1, 2 और 3 थ्योरम से। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना कि ए इज डिविजर ऑफ बी, यदि ए बी का डिविजर है एंड बी इज डिविजर ऑफ सी। अब डिविजर क्या होता है देखिएगा, ये 4 है सो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो जो 4 होता है ना वो होता है आपका डिविजर, ये होता है डिविजर, ये होता है डिविडेंड। ये ध्यान रखना है कि ये होता है डिविजर और ये होता है डिविडेंड, ये कोसेंट और रिमाइंडर। ये डिवीजर और डिविडेंड में लोग कंफ्यूज होता है बहुत सारे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि यदि ए इज डिवीजर ऑफ बी एंड बी इज डिवीजर ऑफ सी, तो हम लोग को दिखाना क्या है देन ए इज डिवीजर ऑफ सी। सिंपल सा है, हम लोग मान लेते हैं कि ए की जगह ले लेते हैं 2, बी का लगा ले लेते हैं 4 और सी की जगह ले लेते हैं 8। बोल रहा है कि ए यदि बी को डिवाइड करेगा, मतलब 2 यदि 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 है सो 8 को डिवाइड कर रहा है ना, डिवीजन मतलब डिवाइड कर रहा है। तो बताना है कि जो 2 है सो 8 को डिवाइड करेगा।
मतलब 2 है वो 8 को डिवाइड करेगा, कर रहा है? यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 डिवाइड कर रहा है, ये 2 टाइम्स में फिर से डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 2 है वो 4 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। तो ए है सो बी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे बी है सो सी को कर रहा है, और ए है सो सी को कर रहा है। यही हम लोगों को दिखाना है, यही क्वेश्चन था। तो ये तो हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल ले करके समझ ली कि हाँ ऐसा होता है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ में आप लोग लिखेंगे सिंपल सा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को नोट डाउन करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि ए इज डिविजर ऑफ बी। ए है सो बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यदि बी को डिवाइड कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए डिवाइड्स बी। नोटेशन में बताए थे कि कैसे डिवीजन को लिखा जाता है। मतलब ए है सो बी को डिवाइड करेगा तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू K1 इंटू ए। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, और जहाँ पर K1 बिलोंग करेगा इंटीजर में। तो अब आप लोग यहाँ पे समझ नहीं रहे होंगे कि ये ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो b इज इक्वल टू K1 इंटू ए कैसे लिखा गया? सिंपल है। अभी क्या किए, ए बी को डिवाइड किया। ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 ए को माने हैं और बी 4 को माने हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हम माने हैं ए, ये माने हैं बी, तो हम लोग बी को लिख सकते हैं ना, ये बी को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और अगर हम यहाँ पे 2 को 2 रखें और ये 2 को हम लोग बोल दें K1, और ये 2 को अगर हम लोग बोल दें अगर ए, क्योंकि ए 2 ही है ना, तो इस 2 को अगर बोल दिए ए इंटू K1, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसी बी को हम लोग लिख दिए ए इंटू K1। ये जो इस नंबर को हम लोग लिख दिए ए बी इज इक्वल टू ए इंटू K1। सिंपल था, तो वही लिखा गया है। कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे अगर 4 डिवाइड कर रहा है 8 16 को, ठीक है, तो हम क्या 4 टाइम्स में डिवाइड करेंगे? यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर हम ए लिए, ये यदि बी लिए, तो हम लोग ऑब्वियस सिंपल सा लिख सकते हैं बी को 4 इंटू 4, और 4 यहाँ पर एक क्या है? ए है, और अगर इस 4 को हम लोग मान लेते हैं K1, तो बी को हम लोग K1 लिख सकते हैं ना। वही स्टेप लिखा गया है, सिंपल कुछ नहीं है कि बी को हम K1 इंटू ए लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान ली। आप लोग रफ में अपने क्लियरिटी के लिए और चेक कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग लिख दिए। दूसरा में क्या बोला कि ऑल्सो बी है सो सी को डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर बी सी को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं, सी को डिवाइड कर रहा है तो सी इज इक्वल टू K2 इंटू बी। वही कॉन्सेप्ट जो अभी बताएं रफ में। और यहाँ पे K2 कहाँ पे बिलोंग करेगा? K2 बिलोंग करेगा इंटीजर से, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इसको माने, इक्वेशन 2 इसको माने। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 के मदद से सॉल्व करते हैं आगे। इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को लेते हैं। क्या दिया हुआ है? C इज इक्वल टू K2 इंटू बी, और K2 इंटू बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। अब जो b का वैल्यू है इक्वेशन 1 से उठाएंगे K1 इंटू ए, तो यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे, सिंपल है, देखिए ना, इंड हो जाएगा।
यहाँ पे लिख सकते हैं K2 इंटू बी का वैल्यू यहाँ से देखिए K1 इंटू ए, तो ये हो जाएगा K1 इंटू ए। और इसको अगर हम अच्छे से लिखें ना तो लिख सकते हैं K1 K2 इंटू ए। ठीक है, अब आगे हम लोग लिख सकते हैं K1 इंटीजर है, K2 इंटीजर है, तो हम इसको एक बड़ा इंटीजर मान लेंगे। जैसे K1 कोई इंटीजर है, रियल लाइफ में भी ले लीजिए कोई नंबर के साथ। अगर K1 का वैल्यू 5 है, K2 का वैल्यू 10 है, तो कहीं पे लिखा गया K1 इंटू K2, तो कितना आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो ये भी एक इंटीजर आया ना, इसको हम लोग K मान लेते हैं। तो इसको हम लोग मान लिए K और A, और यहाँ पे C का वैल्यू ये हो गया। और हम लोग किसको क्या माने, K1 K2 को माने हैं K के बराबर, जो बिलोंग करेगा कहाँ पे, इंटीजर में। ये लिख देना है, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कि C इज इक्वल टू K इंटू ए लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि C है सो डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा, A के द्वारा। इसके ऊपर हम लोग देखें कि अगर को B डिवाइड कर रहा है C को, तो हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K2 इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यही हुआ, और इस लाइन का मतलब ये लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों के पास ये लाइन आया है, तो इस लाइन के बाद हम लोग लिख सकते हैं दैट इज A डिवाइड C, क्योंकि A का मल्टीपल में नहीं है C, तो हम इसको लिख सकते हैं A डिवाइड C, और उसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि A डिवाइड C। ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव हो गया। जो क्वेश्चन में बोला था आप लोग देख सकते हो, क्या बोला था कि A इज डिविजर ऑफ C, और हम लोग यहाँ पे दिखा दिए कि A इज डिविजर ऑफ C। तो हम लोगों का ये थ्योरम 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग है ना सो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन, जो टॉपिक है मेन टॉपिक इस लेक्चर का, उसके ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। वो आप लोगों को लिखा हुआ है, जल्दी से बताते चलेंगे ताकि टाइम कम लगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है, और ये जो पिछला थ्योरम की है ना उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन के साथ सब कुछ बताया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन, इस मोडुलो एन को ना MOD भी लिखते हैं। अभी एन क्या है, मोडुलो क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्या है, सब बताया जाएगा। बट अपने आप को अभी थोड़ा सा वेट कराइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और फिर सब समझ में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन है ना, वो इंटीजर के ऊपर डिफाइंड होता है। किसके ऊपर, इंटीजर। यहाँ पे 1 2 -1 2 इसके ऊपर बात करेंगे, ना कि रेशनल नंबर पे बात नहीं करेंगे। सिंपल है। अब इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें होगा क्या। इसमें समझने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, IFF का मतलब क्या, IFF, जिसको हम लोग कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो दोस्त है, एक राम है और एक मोहन है, तो राम अगर मोहन को मार सकता है, राम के पास ताकत है कि मोहन को मार दे, और मोहन के पास ताकत है कि राम को भी मार दे, मतलब ये भी इसको मार सकता है, ये भी इसको मार सकता है। तो हम इस कंडीशन में यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि एक प्रकार का कंडीशन है, बायो कंडीशन। बायो मतलब दो, दोनों तरफ से लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम अगर मार सकता है तो मोहन नहीं मार सकता है। अगर हम यहाँ से, कोई स्टूडेंट है वो दिल्ली से पटना जा रहा है और पटना से फिर दिल्ली आ जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, इफ़ एंड ओनली इफ़। हम इसको पैसा तभी देंगे एक स्टूडेंट को जब वो दिल्ली से पटना जाएगा और पटना से दिल्ली आ जाएगा।
लेकिन अगर कहीं पे बोला कि अगर हम किसी स्टूडेंट को पैसा दिए और वो दिल्ली से पटना गया और जो पैसा बचा वो है सो वहाँ जा कर के उड़ा दिया बार में जा कर के, तो हम इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये इफ़ है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिटर्न भी हो जाता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बिल्कुल सिंपल है। और इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है, बहुत सा सिंपल सा है कि टू इंटीजर ए एंड बी, अभी बोले थे यहाँ पे इंटीजर के ऊपर बात होगा, नो कन्फ्यूजन ऑन रेशनल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। दो इंटीजर ए और बी है, कोई भी दो इंटीजर ले लिए और सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन। दो इंटीजर को ए और बी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन कहेंगे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बताए थे मोडुलो एन को, किसके द्वारा, मोड एन के द्वारा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोड एन के द्वारा, रिटेन एज ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा है, समझे ना। इसका मतलब ये हुआ, इसको पढ़ते क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, एक बार बोलिए साथ में, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन। कहीं पे लिखा गया है, लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सी कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना है। इसका मतलब ये हुआ ना कि एन कोई नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ये कॉन्ग्रुएंट यूज होता है माइनस के रूप में। एन कोई नंबर है और ये ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। इसको एग्जांपल ले लें, एन की जगह हम 5 ले लेते हैं और ए की जगह 10 और बी की जगह 5। तो 5 है सो क्या इसको डिवाइड कर रहा है, यस। कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स में। तो हम लिखेंगे यस, एन मोडुलो ए कॉन्ग्रुएंस बी या ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन तब लिख सकते हैं जब इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ एंड ओनली इफ जब एन डिवाइड करेगा, इसका मतलब बताए थे ना कि एन डिवाइड करता है, और डिवीजन का बताए थे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसा, इसका मतलब क्या है कि 8 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा, मतलब 4 है सो 8 को डिवाइड करेगा, ये होता है इसका मतलब। उसी प्रकार से तो लिखा है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, समझे ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, तो इसका डेफिनेशन बोला कि ए और बी को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन, जिसको लिखा जाता है कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन अगर इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को या एन माइनस बी है सो डिविजिबल होगा एन के द्वारा। दोनों कंडीशन बताए थे ना कि ये इधर से इधर भी जाना चाहिए और इधर से इधर भी जाना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि 4 है सो 8 को डिवाइड कर रहा है, या 8 है वो 4 के द्वारा डिविजिबल है। 4 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है तो 8 भी तो 4 के द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग इफ एंड ओनली इफ यूज करते, तो ये कंडीशन अगर होगा तो हम लोग कहेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन, जहाँ पे एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नो कन्फ्यूजन। ए भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो नेगेटिव इंटीजर, सिंपल। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या पहला एग्जाम्पल है टू कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो एन। इसको पढ़ते कैसे हैं एक बार बोलिएगा साथ में, क्योंकि बोलने से ना आपका माइंड में वाइब्रेशन होगा और चीज़ें जल्दी याद होगी। आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बिना बोल करके पढ़ेंगे और किसी चीज़ को बोल करके पढ़ेंगे तो 101% लिख करके ले लीजिए कि आप जो पढ़ करके बोल करके पढ़ेंगे ना वो आपको जल्दी याद होगा। और बहुत सारा कुछ सेक्रेट आपको बताया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया, इसको पढ़ेंगे क्या, टू कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो टू,
जैसे यहाँ पर पढ़े थे ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 है एन के रूप में काम कर रहा है, ये जो 2 है बी के रूप में काम कर रहा है, ये जो ए है 2 के रूप में काम कर रहा है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। इसका मतलब हुआ कि 2 है सो डिवाइड करेगा इसके और इसके डिफरेंस को, डिफरेंस मतलब घटाव को, मतलब 2 - 2 को। इसीलिए आगे लिखा गया है कि 2 है सो डिवाइड कर रहा है 2 - 2 को। इसका मतलब क्या हुआ, 2 - 2 करेंगे तो 0, और 0 है सो सभी के द्वारा डिवाइड होता है। दुनिया का 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन ये किसी को डिवाइड नहीं कर पाते, इसका ये रूल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6 कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको, 6 - 3 को। इसका देखते हैं सॉल्व करके। जैसे यहाँ पे ये n के रूप में काम कर रहा है, ऊपर से मैच कर सकते हैं, ये n है, ये b है और ये a, तो 3 है। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि ये 6 कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो n लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 है सो डिवाइड कर रहा है 6 - 3 को, क्योंकि 6 यहाँ a के रूप में काम कर रहा है, a के रूप में, ये b के रूप में और ये n के रूप में। और देख रहे हैं कि ये डिवाइड कर रहा है कितने बार में, 1 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पे 6 - 3 करेंगे तो 3 यहाँ आएगा और ये कट जाएगा, ये आंसर। तो हम इसको भी लिख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है 15 कॉन्ग्रुएंट 10 मोडुलो 5। क्या है बोलिए एक बार अपने से, 15 कॉन्ग्रुएंट 10 मोडुलो 5। सिंपल सा, क्या 5 है से इन दोनों को डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, मतलब भागा दे पा रहा है, और डिफरेंस मतलब इन दोनों को घटाव करने पर जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5। तो क्या 5 है वो डिवाइड हो रहा है 5 के द्वारा, यस। तो हम बोलेंगे कि ये भी 15 कॉन्ग्रुएंट 10 मोडुलो 5 लिख सकते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा डेफिनेशन था और ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो और भी बूस्ट हो जाए। अब आप लोगों को और क्लियर दिख रहा होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए रिलेशन। क्या पता होना चाहिए, रिलेशन, जिसमें हम लोग 12th में पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तभी आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। अगर थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो समझ जाओगे, लेकिन यूनिट 2 को भी पढ़ना है, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए आप लोगों को जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। एक क्वेश्चन का टाइप इससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग लिख करके ले लीजिए। आसानी के साथ आप लोग 75 में 75 स्कोर कीजिएगा। और इस टॉपिक से एक लॉन्ग तो है ही, जो स्टार्टिंग में बताए थे। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन, एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन, जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले कि रिलेशन कैसा होता था, इस प्रकार से पढ़ते थे ना, और इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये हम लोग 12th में पढ़ते थे। तो अभी रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन रिलेशन है इन द सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब +-1 +-2 +-3 +-2 ... n तक, और 0 साथ में लगा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n को रिलेशन है जो सेट इंटीजर के ऊपर डिफाइन किया गया है। उसको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, सिंपल सा, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो सिमेट्रिक भी होगा और जो ट्रांजिटिव भी होगा। रिलेशन का जो 3 टाइप्स है ना, वो तीनों का तीनों अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, ये इक्विवेलेंस है। सिंपल, क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से समझना है, बाकी आंसर तो सिंपल में निकल जाएगा। क्या,
तो इसमें हम लोग क्या बोला है कि एक आर नाम का हम लोग रिलेशन ले लेते हैं, जहाँ पर बोला है कि कॉन्करेंस मोडुलो 3 है और किसके ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर। और हम लोग जानते हैं कि रिलेशन दो सेट के बीच में डिफाइन किया जाता है, और दो सेट के बीच में डिफाइन किया जाता है तो कोई भी इंटीजर का दो नंबर ले लेंगे, कोई भी ए और बी कोई जनरल ले लिए। यहाँ पे एन क्या है, 3n है, क्योंकि मोडुलो एन होता है यहाँ पे, और मोडुलो एन की जगह पर 3 लिखा गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर इज ए रिलेशन जो है ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो 3। इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। अब रिलेशन में दो सेट होता है तो दो पेयर का एलिमेंट बनेगा, तो इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन ए और बी टाइप का एलिमेंट बनेगा। ए बी टाइप का एलिमेंट बनेगा और ए बी टी क्या रहेगा, कोई भी इंटीजर रह सकता है, कोई भी इंटीजर रह सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी, क्योंकि ए कॉन्ग्रुएंट बी का मतलब हुआ ए माइनस बी, और मोडुलो 3 मतलब 3 है, सो इसको डिवाइड करता है। लाइन चल गया है इसीलिए थोड़ा सा लाइट कम होगा, बट नो एक्सक्यूज, क्योंकि जो एक्सक्यूज देते हैं वो कभी क्रिएट नहीं करते हैं कुछ बड़ा, और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना वो एक्सक्यूज नहीं देते हैं। तो चलिए, अभी भी बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, तो इसको लिख ले या इसको लिख ले, ये क्वेश्चन का मतलब यही था। ये हम लोगों का सॉल्यूशन पार्ट में था। अब हम लोग क्या दिखा देंगे कि इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखा देंगे, सिमेट्रिक दिखा देंगे और ट्रांजिटिव दिखा देंगे। आप लोगों को थोड़ा मोड़ा आइडिया उसका होना चाहिए, अगर नहीं आइडिया है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव दिखा देंगे ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखा देंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट कोई भी सेट के अंदर अपने आप से रिलेटेड होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बता भी दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको मतलब ये हुआ कि ए इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को दिखा देना है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये हुआ, रिफ्लेक्सिव का मतलब कि ए का रिलेशन अगर ए के साथ है, और इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब कि ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो 3, क्योंकि एन की जगह पर क्या है 3 है, और रिलेशन हमको दिखाना क्या है, ये दिखाना है ए इज रिलेटेड टू ए, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो 3। अब यहाँ पे बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि ए को ए के साथ दिखाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताए थे कि ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो 3, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं इसमें। ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो 3 का मतलब हुआ कि कोई 6 है, कॉन्ग्रुएंट 6 मोडुलो 3, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए ये भी है और ये भी है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 है सो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, यही मतलब होता है ना। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं कि 3 है सो डिवाइड करेगा ए माइनस ए को, सिंपल। और हम लोग जानते हैं कि ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या है यहाँ पे, ए बी, ये सब का सब इंटीजर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए में से ए जाएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 0। यहाँ पे 7 कॉन्ग्रुएंस 7 हो सकता है, 8 कॉन्ग्रुएंस 8 हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, राइट। अब यहाँ पे 3 है सो डिवाइड कर रहा है 0 को, अगर 3 डिवाइड कर रहा है 0 को तो हम कह सकते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे दिख रहा होगा अब आप लोगों को कि ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो 3 हम लोग लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग
बता सकते हैं कि ए है सो ए के साथ क्या है, रिलेटेड है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव लिख देंगे। सिंपल सा था। फिर से बताते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट ना अपने आप से रिलेटेड होता है। मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, ये दिखा देना है। इसका मतलब ये दिखाना है कि ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो 3, ये हम लोगों को दिखाना है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, और ये हम लोगों को दिखाना है तो ये भी तो दिखाना होगा ना। ये अभी हम लोग प्रूव नहीं किए हैं कि ये ऐसा है। ऐसा तब लिखेंगे जब ये इसको डिवाइड करेगा। तो हम लोग बताएं कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो 3 ऊपर से क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर अभी बी के जगह पर ए यूज हुआ है। अब यहाँ पे इस वाले स्टेप को हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइड कर रहा है ए माइनस ए को, इसका मतलब यही हुआ। और ए में से ए जाएगा कभी भी तो वो हमेशा 0 बचेगा, और 0 को तो दुनिया का सभी नंबर डिवाइड करता है, ये आप लोगों को पता होगा। और यदि 0 को डिवाइड कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n क्या कहता है कि कोई भी n अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो हम उसको लिख सकते हैं a कॉन्ग्रुएंट a मोडुलो 3, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो r इज रिफ्लेक्सिव। ये पहला दिखाएं। आगे हम लोग दिखाते हैं सिमेट्रिक। ये हम लोगों को सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, यहाँ पे सिमेट्रिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक में क्या बोलता है, इज रिलेटेड टू बी, तो हमको दिखाना होता है कि बी इज रिलेटेड टू ए, यही ना होता है इसका डेफिनेशन। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी को ए के साथ रिलेटेड दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था, ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो 3 दिया हुआ है ना। हम लोग को दिखाना क्या है कि बी कॉन्ग्रुएंस ए मोडुलो 3, यहाँ ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी को ए के साथ दिखा देना है रिलेटेड। सिंपल सा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। चूँकि हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है चूँकि ये दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 है सो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, यही ना मतलब हुआ। तो 3 इम्प्लाइज करेगा कि 3 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं 3 इंटू K1, क्या, और K1 यहाँ पे क्या बिलोंग करेगा, इंटीजर में। अभी इस लाइन को देख करके घबराना नहीं है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया, ये लाइन तो क्लियर होगा, इसके बाद ये लिखा गया, अब इसको ऐसे कैसे लिख दिया ये नहीं समझ में आया ना, राइट। तो हम लोग ए के जगह पर ले लेते हैं 15, बी के जगह पर ले लेते हैं 6, नो कन्फ्यूजन। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन पे जाते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो 3, मतलब ए के जगह 15 कॉन्ग्रुएंट बी का जगह पर 6 मोडुलो 3। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 3 है सो डिवाइड करेगा 15 माइनस 6, करेगा या नहीं, देखिए 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, तो कर रहा है, यस। तो ये लिखें या ये लिखें, दोनों ये बात समझ रहे हो ना कि 3 है सो डिवाइड कर रहा है 15 माइनस 6 को। अब इसके बाद वाला जो स्टेप लिखे हैं K1 वो नहीं समझ में आया। आगे क्या कर दिए हैं कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इस 3 डिवाइड कर रहा है 15 माइनस 6 को, 3 डिवाइड कर रहा है 15 माइनस 6 ए माइनस बी को, ये यहाँ से रिलेट करके समझ सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 15 माइनस 6 ए माइनस बी है, तो ए के जगह पर क्या है 15, बी के जगह पे क्या है 6, तो इसको लिख सकते हैं 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू
K1 और K1 के जगह पर क्या है, इंटीजर, और इंटीजर क्या आएगा, देखिए 3 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, लाइट आ गया, थैंक्स गॉड। तो यहाँ से कट गया तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो 15 माइनस 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू K1, और K1 के जगह पर मेरा क्या है, 3 है। यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़ा नंबर रहता, 18 रहता, तो यहाँ पे आ जाता 4, तो K1 तो यहाँ पे जनरल टर्म लिया है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल सा, ये आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, समझे ना। और ऐसे भी पिछले थ्योरम में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था। तो इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से हम अगला स्टेप में करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, b, और यहाँ पे आ जाएगा -a इज इक्वल टू 3K1। ये माइनस लिया गया, आप लोग ध्यान से देखिए, माइनस तो ले सकते हो आप, आपको आता होगा शायद। अब इसको ऐसे लिखे या इसको ऐसे, वही आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। -b को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -b, और माइनस माइनस प्लस है, वही तो ऊपर वाला तो ही आ गया है, a प्लस में है और -b माइनस में है, तो वही लिखा गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि b माइनस a को यहाँ लिखेंगे और माइनस को इधर सेंड कर देंगे, -3K1। ये हो गया अगला, एक एक स्टेप को समझिए, है ना। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू 3 इंटू -K1, माइनस को K1 के साथ कर दिए, और K1 क्या है, कोई इंटीजर था, और -K1 को हम लोग मान लेते हैं कोई इंटीजर और k के बराबर, ठीक है। तो अगर -K1 को k माने हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सा, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान लगेगा, 3 इंटू के, और अगर 3 इंटू के लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसके बाद कि 3 है सो डिवाइड कर रहा है b माइनस a को, जैसे अभी यहाँ पे लिखे ना कि अगर 3 डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b इज इक्वल टू 3 इंटू K1, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कहीं पे लिखा गया है अगर ये, तो इसके द्वारा ये लिख सकते हैं, तो वही तो आ गया ना कि b माइनस a को अगर कोई डिवाइड कर रहा है 3K1 के मल्टीपल में, तो इसको लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है b माइनस a को। तो ये इम्प्लाइज करता है कि b माइनस a के डिफरेंस को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो हम बोल सकते हैं कि b कॉन्ग्रुएंट a मोडुलो 3। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा 2 प्रूव हो गया, r इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो कंप्लीटली हो गया। अब तीसरा में हम लोग जो प्रूव करेंगे वो करेंगे, कितना आसान आसान है ना, वो है ट्रांजिटिव, और इसको दिखाने के बाद अगर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो रिलेशन दिया हुआ था वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, क्या ए अगर बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है, बी इज रिलेटेड टू सी, तो इसका ये मतलब दिखाना है कि ए है सो सी के साथ रिलेटेड होगा, यही बोलता है ट्रांजिटिव। ऐसा हम लोग दिखा देंगे, ठीक है ना। ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में रहेगा, हमको ये दिखा देंगे कि ए सी के साथ रिलेट करेगा, ए सी के साथ रिलेट करेगा, ये। तो हम लोग को जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे सबसे पहले। तो क्या दिया हुआ, गिवन दैट, क्वेश्चन में देखे थे क्या दिया हुआ है,
ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो 3, इसको इक्वेशन 1 मान लें। ये हम लोगों का क्या है, दिया हुआ है। गिवन दैट ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो 3 और बी कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो 3, ये हम लोगों का दिया हुआ है, क्योंकि ट्रांजिटिव का फॉर्मेट यही होता है ना। तो इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 2। हम लोग को दिखाना क्या है, टू शो ए कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो 3 दिखा देना है। टू शो, क्या शो करना है, ए कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो 3। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम लोग दिखाएंगे कैसा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को उठाते हैं, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1, नो कन्फ्यूजन, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, एक एक लाइन को समझना है। थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, धैर्य पेशेंस। देखिएगा, पहले इक्वेशन 1 से हम लोग लिए, तो हम लोग इक्वेशन 1 में दिया क्या हुआ है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो 3 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 है सो डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ए माइनस बी को। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और इसको हम लोग मान लिए क्या, इक्वेशन 3। और फिर इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या दिया हुआ है, बी कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो 3। एक एक लाइन को बेहतरीन तरीके से समझना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को, सिंपल सा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन क्या, 4। अब आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट में। तो अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 3 और 4 से क्या, कि इक्वेशन 3 में दिया हुआ है कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, ए माइनस बी को। और इक्वेशन 4 में क्या दिया हुआ है, ये 3 में दिया हुआ था ना, और इक्वेशन 4 में दिया हुआ है कि 3 डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को प्लस बी माइनस सी को, ऐसा लिखेंगे। अब ऐसा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक नंबर के द्वारा देखिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि 3 है सो डिवाइड कर रहा है 9 को, कर रहा है, और बोलेंगे कि 3 है वो फिर से डिवाइड कर रहा है 6 को, कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 है सो डिवाइड कर रहा है 9 प्लस 6 को, 9 प्लस 6 को, जो हो गया कितना, 15। तो 3 है सो 15 को डिवाइड कर रहा है ना, यस, 5 टाइम्स में। तो हम बोल सकते हैं कि 3 है सो 9 प्लस 6 को भी डिवाइड करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 यदि डिवाइड कर रहा है 8 को, और 4 यदि डिवाइड कर रहा है 12 को, तो 4 है ना, सो 8 प्लस 12 को भी डिवाइड करेगा, कितना होता है, 20। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड करेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या दे देगा आंसर, 3 इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये बी से बी कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स ए माइनस सी। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, सिंपल सा लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंस सी मोडुलो 3, इस वाला लाइन को ही ये लिखा है। और बोल सकते हैं फिर कि हेयर, ये लाइन तो प्रूव करना था, और यही हम लोगों को प्रूव करना था ट्रांजिटिव में। तो आर इज ट्रांजिटिव, क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और बोल देंगे कि जो आर है सो इक्विवेलेंस हो गया, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज, आर को इक्विवेलेंस ही तो प्रूव करना था, जिसको बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस मोडुलो थ्योरी, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो थ्योरी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोगों का ये यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।